नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। ओवैसी ने तेलंगाना के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के पूर्ण भागीदारी का किया आह्वान। कहा, डेटा से कल्याणकारी योजनाओं में होगी मदद। अरविंद केजरीवाल पर हमले को लेकर आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने आयोजित की महापंचायत, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रियंका गांधी ने वायनाड का किया पहला दौरा, राहुल गांधी के साथ किया समस्याओं के समाधान का वादा। अब खबरें विस्तार से। राज्य मंत्री श्रीधर बाबू ने तुर्की के राजदूत फिरोज सोनल से तेलंगाना सचिवालय में एक 30 मिनट की बैठक के दौरान मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बनाने की तरीके पर चर्चा की और तुर्की ने तेलंगाना के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण 2024 के गणनाकर्ताओं को अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान की। उन्होंने राज्य के नागरिकों से इस सर्वेक्षण में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। ओवैसी ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा एकत्रित डेटा राज्य सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और उनके प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए तमाम तेलंगाना के देखने वालों के लिए और ख़ास तौर से शहरियान हैदराबाद और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के अवाम से अपील करने के लिए ये वीडियो मैसेज के ज़रिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से जो पूरे तेलंगाना में सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल और कास्ट सर्वे, जो डोर टू डोर हाउस होल्ड सर्वे हो रहा है, जिसको हम समाजी, माशी, तालीमी, रोज़गार, सियासी और कास्ट सर्वे जो हो रहा है, आज मैंने अपने घर पर जोनल कमिश्नर नायक साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को और हमारे इन्यूमिनेटर मोहतरमा माधवी साहब आए थे। मैंने अपने तमाम घर की, अपने अफराद ख़ानदान की तमाम तफसीलात इस क्वेश्चनेयर में मैंने भर के दी हैं, जिसमें 45 सवालात हैं और बहुत आसान है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस हाउस होल्ड सर्वे में आप लोग हिस्सा लीजिए, क्योंकि इससे हुकूमत के पास जो इंफॉर्मेशन या डेटा जमा होगी उसकी बुनियाद पर कई गरीब लोगों को, ख़ास तौर से जो दलित हैं, आदिवासी हैं और जो बैकवर्ड क्लास से उनका ताल्लुक़ है, उन तमाम को हुकूमत से मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में जो आपको सहूलतें मिलेंगी उससे फ़ायदा उठाने के लिए मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप इस हाउस होल्ड सर्वे में हिस्सा लीजिए। जो आपके घर पे आते हैं, इस फॉर्म को आप लोग फिल करिए। आपसे वो सवालात करेंगे, जो कुछ आपको मालूम है उसमें हिस्सा लीजिए। और ख़ास तौर से मैं मुस्लिम अक़लियत से, दलितों से, आदिवासियों से, बैकवर्ड क्लास के अवाम से अपील कर रहा हूँ कि आप इस हाउस होल्ड सर्वे में हिस्सा लीजिए। मेरी एक और गुजारिश है कि जो लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं या गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि आप इन इन्यूमिनेटर्स को अपनी बिल्डिंग्स में, अपने फ्लैट में, अपने गेटेड कम्युनिटी में आने दीजिए। ये सिर्फ सर्वे गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम लोग जो तेलंगाना में रहते हैं उन तमाम का एक हाउस होल्ड सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, कास्ट सर्वे हो रहा है, उसमें हिस्सा लीजिए। और कास्ट सर्वे से ही जब डेटा जमा होगा तो कोई भी हुकूमत जो सबसे कमज़ोर है उनसे इंसाफ करने के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए और माशरे में उनको उनका हिस्सा दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप इस हाउस होल्ड कास्ट सर्वे में हिस्सा लीजिए। जो डोर टू डोर हर घर पर आकर इन्यूमिनेटर्स आ रहे हैं, उनको आप लोग आने दीजिए, अपना सर्वे करवाइए। और ख़ास तौर से जो मुस्लिम अक़लियत हैं, जो BCB में भी और BCE में भी आते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें जितने कास्ट हैं, आप जो भी कास्ट के हैं उसमें आप बता दीजिए, वो उसमें लिख लेंगे।
इससे बहुत अच्छा होगा। मुस्तकबिल में हमारे बच्चों को रिजर्वेशन के लिए तालीम में रिजर्वेशन मिलेगा, मुलाजिमतों में उनको रोज़गार के मौक़े फ़राहम होंगे और फिर आगे जाकर नए रेशन कार्ड भी गवर्नमेंट को इशू करना है, उससे भी एक डेटा और मालूमात हासिल होंगी। तो ऑल इन ऑल ये है कि कुल ये है कि बताना ही है कि इसमें हिस्सा लीजिए ताकि हम अपने हक़ को ले सकें, अपनी इंसाफ की लड़ाई को हम जारी रख सकें। तो मेरी आप तमाम से इस वीडियो मैसेज के ज़रिए अपील है कि इस कॉम्प्रिहेंसिव डोर टू डोर हाउस होल्ड सर्वे जो तेलंगाना में हुकूमत तेलंगाना की तरफ से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से शुरुआत की गई है, उसमें हिस्सा लीजिए। और मैं तमाम मजलिस के अरकान से, ज़िम्मेदारों से, MLA से ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग कॉरपोरेटर्स अपना अपना सर्वे कराइए और इस तरह से वीडियो मैसेज बनाकर आवाम को आप लोग इनकरेज करिए, आवाम को एक पैगाम पहुँचाइए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कल एक हमलावर ने तरल पदार्थ फेंक दिया था, जो आम आदमी पार्टी की पदयात्रा के दौरान हुआ। इस हमले ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इस हमले को बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया हमला बताया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी को तीसरी बार चुनाव हार का डर है, इस कारण वह इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली के लोग इन हरकतों का बदला लेंगे और पिछली बार बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आज हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत का आयोजन किया है, जो मस्जिद निर्माण को लेकर हो रहे विवाद के बीच बुलाई गई है। इस विवाद ने इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मस्जिद के निर्माण से असामाजिक गतिविधियां हो रही है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे एक धार्मिक स्थल मानते हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें महापंचायत स्थल पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। महापंचायत में क्षेत्रीय नेता और स्थानीय लोग भी हिस्सा लेंगे। चक्रवात फिंगल ने पुडुचेरी के करीब दस्तक दे दी है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जोरदार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है और पुडुचेरी के कुछ क्षेत्रों में पानी कमर तक भर गया है, जिससे सड़कों जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने चक्रवात के प्रभाव को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमों को तैनात किया है और चक्रवात के प्रभाव से बचने के लिए सभी स्कूलों कॉलेजों को छुट्टी दे दी है। केंद्रीभूत है। धीरे धीरे ये पश्चिम दिशा में गति करते हुए आज शाम के आसपास तमिलनाडु जो उत्तरी भाग है वहाँ कोस्ट को हिट करने का संभावना है और जब ये कोस्ट के पास पहुँचेगा तब इसका विंड स्पीड 70 to 80 km/h, गस्टिंग 90 km/h होने का संभावना है। ये एक साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। इस विंड्स में छोटे छोटे पेड़ गिर सकता है, जैसे ड्रमस्टिक, पपैया, बनाना वगैरह। लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, थेचेड हाउस डैमेज हो सकता है, पार्शियल डैमेज हो सकता है, टेलीफोन लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस। इसके साथ साथ इसके प्रभाव में पास्ट 24 आवर्स में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है कोस्टल तमिलनाडु, स्पेशली नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ही जगह पे, और साउथ आंध्र प्रदेश में एक दो जगह पे हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। और अगले 24 घंटे में साउथ आंध्र प्रदेश और नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु जितना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ कुछ इलाके में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को साउथ दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में हुई बुजुर्ग की हत्या मामले में मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने हत्या के बारे में जानकारी ली और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। केजरीवाल ने इस हत्या को लेकर दिल्ली में बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि दिल्ली में अपराधों के बढ़ते मामलों पर आखिर कब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यापारी फिरौती कॉल से परेशान हैं, शूट आउट हो रहे हैं और महिलाएं भी असुरक्षित हैं, लेकिन इसके बावजूद गृह मंत्री कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। हम लोग अभी पंचशील पार्क में हैं, जो कि दिल्ली का एक तरह से सबसे पॉश एरिया माना जाता है। और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक 64 साल के बुजुर्ग की निर्मम हत्या, उनका गला काट के और उनके शरीर को चाकुओं से गोद के निर्मम हत्या कर दी गई।
मैं अभी अभी उनके परिवार से मिल के आ रहा हूँ। हम उनके घर के सामने ही खड़े हैं और उनका परिवार बहुत ज़्यादा सदमे में और बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों और कैसे हुआ। पूरे दिल्ली के अंदर अब एक तरह से सीनियर सिटीजन्स भी, वो सीनियर सिटीज़न थे, सीनियर सिटीज़न सदमे में हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनको फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, उनको एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं, शूट आउट्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं असुरक्षित हैं। तो पूरी दिल्ली में एक तरह से बुरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है और चारों तरफ क्राइम ही क्राइम हो रहा है। और मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप कब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तब से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है दिल्ली के अंदर, और अब इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में नई मुख्यमंत्री के नाम को लेकर गतिरोध बरकरार है, जबकि महायुति गठबंधन भारी बहुमत से जीत के बाद मंथन कर रहा है। हाँ, लेकिन दबी जुबान में देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया जा रहा है, लेकिन उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। शनिवार 30 नवंबर को बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री के दौर में सबसे आगे हैं और महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की नई सरकार 5 दिसंबर को बनेगी। 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में महायुति ने 288 में सीट में से 230 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी है, जिसमें बीजेपी ने अकेले 132 सीटें हासिल की हैं। हाँ, लेकिन चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने वायनाड का दौरा किया, जो सांसद बनने के बाद उनका पहला वायनाड का दौरा था। इस दौरान उनके साथ उनके भाई राहुल गांधी भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने वायनाड की जनता से वादा किया है कि वह हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने वायनाड संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव में कांग्रेस की भारी जीत के लिए लोगों का धन्यवाद किया। इसके बाद उन्होंने नीलमबूर, बंदूर और इडनॉट के लोगों का भी आभार व्यक्त किया। I met my tribal brothers and sisters, I met farmers, I met people who own small businesses, shopkeepers. ഞാനിവിടെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു, കർഷകരെ കണ്ടു, അതുപോലെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയും എല്ലാം ഞാൻ ആ പ്രചരണ സമയത്ത് കാണുകയുണ്ടായി. Children from schools and colleges. സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടു. Lots of children who love soccer. അതുമാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടു. But this is just the beginning. I want to come to your homes. I want to meet as many of you as possible. I want to reach out to as many of you as possible. And I want to walk along this journey along with you, holding your hand, you showing me the way, and me doing whatever it is that you expect of me to be able to give you, to be able to fulfill your dreams and your hopes. പക്ഷെ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരണം, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ മുൻപോട്ട് പോയി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വഴികാട്ടി തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഞാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ യാത്രയിൽ മുൻപോട്ട് പോകണം. So thank you once again for all the love you are giving me. I hope that in the next 5 years you will also realize that I love you just as much. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരുപാട് സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയാണ്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അടുത്ത 5 വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി. Thank you very, very much. What are your hobbies? അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഫുട്ബോൾ ഒന്നും കളിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് വിനോദങ്ങൾ, എന്താ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഹാനിയോടുത്ത് ചോദിച്ചു. And he didn't reply. So after some hours, after I finished all my meetings and road shows for the day, when I picked up the phone, I saw that there was a reply from him and I looked at it and he had replied, "My hobby is helping people." ആദ്യം ഞാൻ ഫുട്ബോൾ ഷൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വേണോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി മറുപടി തന്നില്ല. കുറെ നേരം മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്റെ പ്രചരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്ന് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ആ മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയോ? എന്റെ വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. And I thought to myself, here is this child who has tried to save his mother for 6 hours from the floods and failed. Here is this child who has lost every single member of his family.
and he is telling me that his hobby is helping other people who are suffering. ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടി 6 മണിക്കൂർ അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ കുട്ടി എന്നോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കലാണെന്ന്. Those words of Hani are a talisman for me. I have written them in my heart. ആ ഹാനിയുടെ ആ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ രക്ഷാ കവചമാണ്. ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Because this child of Wayanad, one of you, is showing me the way ahead. കാരണം വയനാട്ടിലെ ഈ കുട്ടി നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി എനിക്ക് കാണിച്ചു. The shopkeepers who opened their shops for victims and allowed them to take whatever they needed. അവിടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതാണ്, അവിടെ ആ ദുരന്ത ബാധിതരായവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം കടകൾ തുറന്നു കൊടുത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞ കച്ചവടക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. We saw how the people of Kerala supported the people of Wayanad. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് പിന്തുണച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. And a good symbol is the Cafe July 30th. കഫേ ജൂലൈ 30th എന്ന് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ സഹായിച്ചതിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത്. Nofal from Mepadi, who lost 11 members of his family on July 30th. Few days back he opened a cafe called July 30th to honor his wife's dream of opening a cafe. കുടുംബാംഗങ്ങളായ 11 പേരെ നഷ്ടപ്പെട്ട നൌഫൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആ ദിവസത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക്, ജൂലൈ 30ന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ജൂലൈ 30 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഫേ അവിടെ ആരംഭിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ചും തന്റെ ഭാര്യയുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി. And next time I'm in the vicinity, I will go to his cafe to give him my support. ഇനി ഞാൻ ആ കഫേയുടെ അടുത്തെത്തുന്ന അടുത്ത സമയം ഞാൻ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ നൌഫലിന്റെ കഫേയിൽ പോകും. And I recommend all others, when they pass by, they should also go and have coffee there. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ശുപാർശ നൽകുകയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ അതുവഴി പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ആ നൌഫലിന്റെ കഫേയിൽ പോയി കോഫി കുടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയുകയാണ്. It will not be a big thing for you. നിങ്ങൾക്കത് വലിയൊരു കാര്യമല്ല അവിടെ പോകുന്നത്. You will just go and have coffee. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഒരു ചെറിയ കാപ്പി കുടിക്കും. But you will give confidence to those who suffered in the tragedy. പക്ഷെ അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ദുരന്തത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച മനുഷ്യർക്ക് നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുകയാണ് അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. People of Wayanad have the habit of giving confidence to people. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുക എന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. आखिर में हेडलाइंस फिर। ओवैसी ने तेलंगाना के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के पूर्ण भागीदारी का किया आह्वान, कहा डेटा से कल्याणकारी योजनाओं में होगी मदद। अरविंद केजरीवाल पर हमले को लेकर आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने आयोजित की महापंचायत, सुरक्षा के करे इंतजाम। प्रियंका गांधी ने वायनाड का किया पहला दौरा, राहुल गांधी के साथ किया समस्याओं के समाधान का वादा। 1TV हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ, मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।